नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बिहार की बात। इसमें आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में जिस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है। बिहार की राजनीति में जो चल रहा है वो सिर्फ कुर्सी का भी फिलहाल केस नहीं है, ये पूरा जो खेल है वो पावर ट्रांजिशन का ड्रामा है। करीब 20 साल तक सत्ता के केंद्र में नीतीश कुमार रहे हैं। अब एक ऐसे मोड़ पर वो खड़े हैं जहां हर कदम का मतलब सिर्फ उनका भविष्य नहीं बल्कि पूरे एनडीए का समीकरण तय करेगा। विधान परिषद से इस्तीफा, राज्यसभा की एंट्री और उसके साथ ही कार्यकारी मुख्यमंत्री की चर्चा, ये सब में संयोग नहीं लगते। इधर जेडीयू अपने अस्तित्व और लीडरशिप को लेकर सतर्क है तो बीजेपी अपने विस्तार और वर्चस्व के मौके तलाश रही है। अंदर खाने बैठकों का दौर, नेताओं के बयान और अचानक बदलते फैसले ये साफ इशारा कर रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा पक रहा है। सवाल ये नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल ये है कि ये बदलाव किसके कंट्रोल में होगा। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव इस बदलाव को लेकर, इस इस्तीफे को लेकर क्या कह रहे हैं, हम वो सुन लेते हैं। सदन में कोई भी अगर चुना जाता है तो एक सदस्य जो है इस्तीफा दिया जाता है। ऐसी फॉर्मेलिटी में उन्होंने दिया है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि बिना मर्जी से ये निर्णय जो है दबाव में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया। नीतीश जी को ठगा। हम लोग शुरू दिन से कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री जो है पद पर अगर भाजपा एनडीए की सरकार आती है तो रहने नहीं दिया जाए। आज वही बात जो है साबित हुआ है। दूसरी बात ये भी साबित हुआ कि चुनाव में जो इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र लगाया था और माताओं बहनों से ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, चुनाव के समय 10,000 रुपया दिया गया और बाकी बोला गया चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। अब कब मिलेगा ये पता नहीं। बिहार की महिला मतदाताओं को भी इन लोगों ने ठगा। खैर, आपने सुना तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही नहीं जनता को भी ठगा है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप राजनीति है, लगते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार वाकई पीछे हट रहे हैं या बैक सीट से खेलेंगे पूरी बाजी। क्या बीजेपी बिना टकराव के सत्ता अपने हाथ में ले पाएगी और क्या कार्यकारी सीएम बिहार की राजनीति का नया फॉर्मूला बनने वाला है। इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन जी, सुनील पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुचगवे जी। रामबंधु सर, सबसे पहले तो मैं आपके पास आती हूँ। नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि राज्यसभा के लिए निर्विरोध वो चुने गए थे और संविधान के जो अनुच्छेद 101(2) के तहत किसी व्यक्ति को 14 दिन के भीतर एक सदन छोड़ना होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो तकनीकी तौर पर अनिवार्य है वैसे भी, लेकिन जिस समय पर और राजनीतिक माहौल में ये फैसला हुआ उसने इसे सिर्फ औपचारिक कदम से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया है। क्या ये इस्तीफा सिर्फ संवैधानिक औपचारिकता है या एनडीए के भीतर अभी कुछ बड़े सत्ता पुनर्गठन की शुरुआत इसको माना जा रहा है? महज औपचारिकताएं नहीं है। एक तो आपने आपके कार्यक्रम की शुरुआत में आपने जो कहा था कि जो बदलाव होगा वो किसके कंट्रोल में होगा। यही जंग इस वक्त बीजेपी जदयू में है कि अब तक जो भी सरकार बनती थी वो नीतीश कुमार के कंट्रोल में होती थी। बीजेपी की हिस्सेदारी उनके विधायकों की संख्या चाहे ज्यादा हो या कम हो, जैसे कि 2020 की बात है। अब लेकिन वर्तमान में जदयू क्या ये चाहती है कि जो नए मुख्यमंत्री आएंगे वो बीजेपी के आएंगे तो पूरी सरकार बीजेपी के कंट्रोल में हो? क्या जदयू ये चाहती है कि एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं जैसे कि चिराग पासवान और मांझी आदि हैं, जो एक शांत सहयोगी दल के रूप में बिना पावर पॉइंट बने हुए इस सरकार में समर्थन कर रहे हैं, वैसे जदयू करती रहे? ऐसी बात नहीं है। जदयू ये चाहती है कि इस वक्त भले ही बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो, लेकिन जो नीतीशवाद की जो पहचान है उनके कार्यक्रम में,
और सरकार की जो योजनाओं में और खासकर बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो, उसके बावजूद भी बिहार की राजनीति में, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके अपने जो अलग एजेंडे हैं, हिंदुत्व का एजेंडा या अलग-अलग तरीके का बीजेपी का जो अपना एजेंडा है, वो जदयू के राजनीतिक एजेंडे से मैच नहीं करता है। तो वो जो सरकार जो बतौर मुख्यमंत्री बीजेपी जो निर्णय ले, वो उसे धर्रे पे ले, जैसा कि नीतीश कुमार कर रहा है, ताकि आने वाले समय में बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है उसमें भी बदलाव हो और निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखी होंगी कि सुनी भी होंगी कि जय निशांत तय निशांत के जो नारे हैं वो कभी नालंदा में, कभी औरंगाबाद में, कभी जदयू कार्यालय में गूंज रहे हैं। तो जदयू ये नहीं चाहती है सब कुछ, नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा आ रहे हों, लेकिन जदयू के जो भी अभी नेता हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि सब कुछ उनके हाथ से फिसल जाए और बिल्कुल एक शांत पार्टी और एक एनडीए के एक घटक दल, महज एक घटक दल के होके और वो इस सरकार में शामिल हो। इसके बाद जो जंग है वो है मंत्रिमंडल विस्तार में। अब जो गृह मंत्रालय किसको मिलेगा, वित्त मंत्रालय, स्पीकर का पद कौन मिलेगा, साथ ही साथ जो अधिकारियों का जो तबादले की जो खबरें आ रही हैं, कुछ अधिकारियों का जो तबादला हो भी चुका है, कुछ अधिकारियों के बारे में इस तरह की खबरें हैं कि वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पे जाने के लिए अपना आवेदन दे चुके हैं, जो कि नीतीश कुमार के पसंदीदा कभी रहे हैं। तो उन लोगों को इस तरह अधिकारियों के जो तबादले होने वाले हैं, इनको लेकर के भी एक जंग है। तो कहीं ना कहीं जदयू का जो अभी जिस तरीके से जदयू बीजेपी के साथ अड़ी हुई है, वो एक पावर पॉइंट के रूप में अपने आप को बनाए रखना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी जो अपना मुख्यमंत्री तय करेगी, वो बीजेपी का मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी के लोग, जैसा कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही नया सीएम कौन होगा तय होगा। ये तो बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और स्वाभाविक भी बात है कि कोई भी पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये खुद तय करेगी, ये जदयू कैसे तय कर पाएगी। तो ये जो टसल है वो अभी कायम है, और बात वही है कि नई सरकार क्या पूर्ण तरीके से बीजेपी के कंट्रोल में रहेगी या फिर कुछ उसका वो जो कंट्रोल का जो कुछ हिस्सा है वो जदयू के पास रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर के एक जंग है। और जो आपसी बातचीत जो अभी जदयू और बीजेपी में हो रही है, जैसे ही सुलझ जाएगी वैसे ही देखिएगा कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा हो जाएगा। ऐसे जो मीडिया में अटकलें चल रही है कि वो तो 6 महीने तक बिना विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हुए 6 महीने तक रह सकते हैं, इस तरह की जो बातें हैं, या उनके ही पार्टी के कई नेता ऐसा कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। प्रियदर्शी सर, मैं यही सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आर्टिकल 164(4) के मुताबिक अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति बिना विधायक या परिषद सदस्य बने 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार तुरंत पद छोड़ने के लिए बाध्य फिलहाल नहीं है, और इस ग्रेस पीरियड का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक संक्रमण को स्मूथ करने के लिए किया जाता है, ताकि नया लीडर जो है वो तय हो सके और गठबंधन में संतुलन बना रहे। तो क्या नीतीश कुमार इस 6 महीने के प्रावधान का इस्तेमाल ट्रांजिशन मैनेजमेंट के लिए करेंगे? जवाब दूंगा, मैं किसी के सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। किसने क्या कहा उसको नहीं, मैं आपके जो सवाल है मैं उस पर आता हूँ। आपने जो कहा 164(4) का जब प्रयोग की बात की, उस पर अगर हम बात करें तो 164(4) ये कहता है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ रह सकता है, और उसके तहत नीतीश कुमार शायद मुख्यमंत्री बने हुए रहे। लेकिन देश में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए सदन से इस्तीफा देकर के फिर से मुख्यमंत्री बना हुआ रहे। अगर नीतीश कुमार ऐसा बने हुए रहते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। 164(4) को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ये जो स्थिति है ये आपवादिक स्थिति है, ये सामान्य स्थिति नहीं है। सामान्य स्थिति में 164(4) का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये व्यवहारिक संकट है, न कि राजनीतिक संकट। मतलब किसी तरीके से ये आया है, ये जो संकट है ना मैडम, ये व्यक्तियों ने खुद, दलों ने खुद पैदा किया है। अचानक से कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के विवेक पर भी निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार को वो 6 महीने का ग्रेस पीरियड देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि संविधान इस मामले में मौन है। 164(4) ये जरूर कहता है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन संविधान ये कभी नहीं कहता है कि कोई मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए और वो सदन का सदस्य हुए इस्तीफा दे दे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बना रह सकता है या नहीं बना रह सकता है। संविधान यहाँ मौन है। तो जो संविधान मौन है वहां पर राज्यपाल व्यवहारिक फैसला लेंगे, राज्यपाल अपने व्यवहारिकता के आधार पर देखेंगे। और जो आप दूसरा सवाल खड़ा कर रही थी मैडम कि नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या ट्रांजिशन पीरियड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा बिहार की राजनीति में,
तो मैं तथ्य रखता हूं, कई चैनलों पर ये बातें मैंने कही है और आपके भी चैनल पर कहता हूं। देखिए, नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार की राजनीति से समाजवाद की राजनीति का एक तरीके से जो जयप्रकाश के चेले थे, जो पीढ़ी थी, वो खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार आखिरी रहेंगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि जयप्रकाश के कोई चेले होंगे जो इतने सक्रिय तौर पर राजनीति में होंगे और शीर्ष पर होंगे। अब जेपी के चेलों का बेटों का दौर शुरू होने वाला है, बेटियों का दौर शुरू होने वाला है। नीतीश कुमार जब जाएंगे, नए मुख्यमंत्री का शपथ होगा, तो नया मंत्रिमंडल भी बनेगा। कई मंत्री इस्तीफा देने वाले हैं। कई लोगों ने कह दिया है, जो बुजुर्ग हैं, विजेंद्र यादव ने कह दिया है, ऊर्जा मंत्री दशकों से हैं, लालू यादव की भी सरकार में थे, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है मंत्री बनने में। विजय चौधरी, अंदर खाने की बात बताता हूं, विजय चौधरी भी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो वो मंत्री बने, लेकिन विजय चौधरी की मजबूरियां होगी। नीतीश कुमार उनको मना लेंगे और कहेंगे कि निशांत मंत्रिमंडल में जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो कोई जिम्मेवार व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड के भीतर होना चाहिए जो चीजों को संभाल सके। अचानक से सुनापन नहीं आएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद, बहुत शांत तरीके से हो रहा है। और वो परिवर्तन हो रहा है कि नेताओं की बेटियों की नई पौध राजनीति में लहलहाने वाली, ये अचानक हो जाएगा। किसी की नजर उस ओर नहीं है। लेकिन देखिए, मैं बताता हूँ, चेतनानंद मंत्रिमंडल के रेस में है, अरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज जी हैं, उधर जो ये वीणा देवी जो वैशाली से सांसद है, उनकी बेटी का भी नाम चल रहा है मंत्री के तौर पर, कि वो भी। तो एक नीतीश कुमार के जाने के साथ साथ एक नई पीढ़ी भी आएगी। मतलब सिर्फ नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाएंगे, कई लोगों की मंत्रिमंडल से छुट्टी होगी और कई लोग स्वेच्छा से ले लेंगे, स्वेच्छा से ले लेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है ये मामला। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है जिसकी संभावना प्रबल है, तो कहीं ना कहीं 2-4 ऐसे मंत्रियों को वो जरूर बनाएगा जो उसके चहेते हों, और अपने चहेतों को जब बुलाएगा तो उसमें युवा भारी, मतलब युवाओं की संख्या होगी। तो जो मैत्रेय जी आप कह रहे थे, मैं भी इस बात को मानता हूं कि ये संक्रमण काल भी है और एक विस्तार का भी काल है। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा था संजय झा के घर पर युवा जितने नेता थे, कुल 14 नाम ऐसे आए थे जो नीतीश के भी कोर टीम में हैं, उनके बेटे बेटियां या भाई, उनके नेताओं के भाई, वो निशांत के साथ मीटिंग में शामिल थे। दीपक सर, एक सवाल ये है कि जेडीयू के ही वरिष्ठ नेता हैं अशोक चौधरी, उन्होंने आज साफ कहा कि कार्यकर्ता और आम लोग नीतीश को बिहार छोड़ते नहीं देखना चाहते। ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि जेडीयू के अंदर जो मौजूद उस राजनीतिक एंग्जाइटी को भी दिखाता है जो नीतीश के बिना पार्टी के भविष्य को लेकर चल रही है। और क्या जेडीयू के भीतर इस तरह से नीतीश के बाद लीडरशिप को लेकर असुरक्षा की भावना है, गुटबाजी बढ़ सकती है, क्या चल रहा है अभी? दीपक सर। देखिए, जहां तक असुरक्षा की भावना है और लाचारी की व्यवस्था, दोनों लाचारी की, आपने देखा जिस तरह से नीतीश कुमार ने आज त्यागपत्र दिया, कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, रुलाई है, अंदर से परेशानी है, कुछ करके कुछ कर नहीं सकते, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो जहां तक नीतीश कुमार का ये पहले तौर पर मैं देख रहा हूं, मैंने बहुत बार देखा इनके उलटते पलटते इधर जाते, मगर इनके कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग देखा। आज कोई स्ट्रांग नहीं दिख रहा। आज अशोक चौधरी रो रहे हैं, विजय चौधरी उदास है, विजेंद्र यादव कह रहे कि मैं मंत्रिमंडल में नहीं रहूंगा नीतीश के बगैर। तो ये कहीं ना कहीं लाचारी व्यक्त कर रहा है कि नीतीश कुमार के ऐसे हार्ड क्वालिटी के लीडर के कार्यकर्ताओं का ये हाल क्यों है। पहले जहां तक आप लोगों ने कहा, हम लोगों ने चर्चा भी की कि ये क्यों ऐसा हुआ। ये सारा चीज प्लान्ड है बिटवीन जेडीयू एंड बीजेपी कि इस तरह की स्थितियां आएंगी, हमको ऐसे करना है, हमको इतने मंत्री बनाना है, ये सारा तय है। और मुझे ये लगता है कि अब जिस तरह से निशांत कुमार को लेकर बातें चल रही हैं, निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की कवायद है। और जहां तक हम लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, वो भी हो जाएगा, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं में वो गुस्सा नहीं है, वो भी बैठक नहीं हो रही है। हालांकि कल एक बंद कमरे में मीटिंग हुई, ललन सिंह थे, संजय झा थे, विजेंद्र यादव थे, अशोक चौधरी थे, अनंत सिंह थे, सारे लोगों ने कहा मान जाइए, मगर ये मान जाने वाली बात बहुत जल्द नहीं पकड़ पाई। नीतीश कुमार ने पहले ये डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं रहना है। तो जहां तक मैंने देखा कि ये एक जो गेम है ये अपने तारीख के अनुसार बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते जो बातें होंगी कि बीजेपी किसको बनाएगी, ये उनका मसला है, वो किसको बनाएंगे, मगर बीजेपी का मुख्यमंत्री 15 अप्रैल तक होगा। उसके बाद निशांत कुमार की किस तरह ताजपोशी होगी। अंदर खाने से खबरें आती हैं कि निशांत कुमार को भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा सकता है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर अशोक चौधरी की लाचारी, जो चौधरी बोलने वाले, नीतीश के लिए कुछ भी कहने वाले आज रो रहे हैं, वो लाचार हैं। इसलिए लाचार हैं कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि नीतीश कुमार को रोक ले और बीजेपी के खिलाफ रिवोल्ट कर ले, और हम एक नया समीकरण बनता है इनका। अगर ये जोड़ते हैं तो 126 का 123 का समीकरण बनता है, मगर नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने ये कर लिया। और जी जहां तक जेडीयू की बात है, जेडीयू की जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, किसी ने भी ये प्रोटेस्ट बीजेपी से नहीं किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अगर ये भी प्रोटेस्ट नहीं किया तो ये मसला कहीं ना कहीं दिख रहा कि चावल, दाल और सब्जी कुकर में था, सिर्फ गैस लगाने की जरूरत थी, दाल पक गया था। तो ये कहने का मतलब है कि मैं ये मान रहा हूं कि नीतीश कुमार, और इसमें भी दो मत नहीं है, नीतीश कुमार के से बड़ा चेहरा जेडीयू में कोई नहीं है। नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार रहेंगे नेता के रूप में, मगर आगे क्या होगी पॉलिटिक्स, किस तरह की मिनिस्ट्री चलेगी, क्या ये मिनिस्ट्री में कौन धमक और दावा पेश कर पाएंगे, ये सारी बातें देखने वाली होगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब गेंद जो है, बॉल जो है बीजेपी के खाने में, ठीक है, और कानून का सहारा भी ले सकते हैं। पहली बार कोई चीफ मिनिस्टर राज्यसभा गया, कांग्रेस के कार्यकाल में भी जैसे ही यहाँ से त्यागपत्र देते थे तो वहां जाके मिनिस्टर बनते थे, जैसे बिंदेश्वर दुबे हुए, फलाना हुए, मगर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। राज्यसभा में इनको 10 तारीख को हर हाल में शपथ ले लेनी है। उसके बाद नीतीश कुमार जरूर अपने लोगों के लिए बिहार में रहेंगे। ये सारी बातें, और सरकार में कितनी धमक चलेगी, आपने देखा कल एक फुटेज में किस तरह से उनके हाथ से थाली को पीछे कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार, उनके कार्यकर्ताओं में निराशा है, मगर वो कुछ करने से लाचार हैं। तो आगे चल के पार्टी टूटेगी, बीजेपी क्या अपना गेम करेगी, क्या नीतीश कुमार का दिमाग फिर से कहीं उल्टा पड़ गया कि भाई मुझे सरकार बनानी है, मैं सरकार बनाऊंगा, क्योंकि उनकी संख्या 85 है। और आप कैलकुलेट करके देखें, अगर 117 पर आती है एनडीए, अगर अपने सारे लोगों को जुटाती है, और अगर नीतीश कुमार 40 और प्लस अपना जुटाते हैं तो वो बहुमत के पास आते हैं, तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना सकते हैं, विपक्ष के साथ सरकार बना सकते हैं, मगर नो मूड, कोई मूड नहीं है कि वो सरकार बनाएंगे। उनके कार्यकर्ताओं में कोई आक्रोश नहीं है। प्रियदर्शी सर, जिस तरह से अभी 29 मार्च को ही, कल का दिन ही अगर हम देखें तो नितिन नवीन का इस्तीफा तय था, विधानसभा तक खुलवाई गई, संडे था लेकिन फिर भी विधानसभा खुला, लेकिन आखिरी समय में वो असम चले गए। ये घटना ये तो बताती है कि निर्णय आखिरी पल तक फ्लर्ट था और राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे थे। क्या ये घटनाक्रम एनडीए के भीतर लैक ऑफ कॉन्सेंसस को उजागर करती है? क्या लगता है आपको? देखिए, आपके यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग बैठते हैं, मेरी जानकारी बहुत छोटी है, मैं अपनी छोटी जानकारी से ही कुछ चीज़ों को क्या कह पाऊंगा। जिन लोगों के पास ज़्यादा जानकारी है उन लोगों से ये सवाल आपको पूछना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर मुझसे पूछा है तो मैं ये बताता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो चीज़ें चल रही हैं
वो कुछ इस तरीके से चल रही हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के माथापच्ची चल रहा है। और ये सामान्य सी घटना है, नितिन नवीन का वहां चला जाना, यहाँ चला जाना। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो मेन मुद्दा है, मुख्य मसला जो है, वो है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के। चूंकि मैं आपके डिबेट से एक चीज कहना चाहता हूं जो मुझे जानकारी हासिल हो रही है, उसके हिसाब से सम्राट चौधरी भी रेस में कुछ उलझ से गए। जो कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि सम्राट चौधरी एक नंबर पर चल रहे हैं, अब वो मामला उलझ सा गया है। शायद इसीलिए नितिन नवीन भी समय ले रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी बहुत कुछ तय करना है, सोचना विचारना है। तो ये चीजें भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही है कि सम्राट चौधरी अगर किन्हीं परिस्थितियों में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। आवाज आ रही है कुछ, आवाज आ रही है कहीं से, तो ये अभी तक तय नहीं हुआ है। ये तय करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लगी हुई है और मुझे लगता है कि 2-4 दिनों में इस पर फैसला भी भारतीय जनता पार्टी ले लेगी, तब जाकर के ये मामला बनेगा। मैत्री जी, रामबंधु सर, जिस तरह से अभी नीतीश कुमार की अगर सक्रिय राज्य राजनीति की बात करें तो वो अगर पीछे हटते हैं तो सत्ता का संतुलन जो है वो स्वाभाविक रूप से बीजेपी की ओर झुक सकता है, क्योंकि उसके पास मजबूत केंद्रीय नेतृत्व है, संसाधन है। तो क्या ये बदलाव बिहार में बीजेपी के डोमिनेंट पार्टनर बनने की दिशा में ये कदम है? निश्चित तौर पे जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, और खासकर बीजेपी बड़ी पार्टी है, केंद्र में भी पार्टी है, तो अब पहली बार है कि बिहार में बीजेपी की का अपना मुख्यमंत्री होने वाला है, तो बीजेपी का प्रभुत्व तो बिहार की राजनीति में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी जो खबरें आती हैं, इस पूरी समीक्षा में हम उनके स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसके स्वास्थ्य की खबरों का जो यथार्थ है। तो बिना नीतीश कुमार के बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने वाली है, तो निश्चित तौर पे बीजेपी की जो स्थिति है वो बिहार में बहुत बेहतर हो जाएगी। यानी कहिए कि वो बिहार की राजनीति में जो मौजूदा जो विधानसभा है उसमें वो प्रभुत्वशाली हो जाएगी। और यही चिंता का कारण भी जदयू का भी है कि जदयू क्या एक बस खामोश पार्टनर की तरह या शांत पार्टनर की तरह ही वो इस सरकार में शामिल रहे, या फिर वो भी जो उसके जो नेता हैं, जिस तरीके से देखिए कि पहले निशांत कुमार को जदयू में आने की बातें तो लगभग 1-2 सालों से चल रही थी। 2025 में जब मकर संक्रांति था, उसी वक्त से रह के अटकलबाजी हुआ करती थी, लेकिन कभी भी निशांत आए नहीं। और जैसे ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरें आने लगी, वैसे ही निशांत कुमार आते भी गए और बहुत तेजी से सक्रिय हो गए। उनकी जो रफ्तार है उसका अनुमान कोई लगा नहीं सकता था पहले कि इस तरीके से निशांत कुमार आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जदयू में भी कई खेमे थे, कई खेमे थे, बड़े नेताओं, वरिष्ठ नेताओं के अलग खेमे थे, अन्य नेताओं के अलग खेमे थी, अपनी अपनी जातिगत समीकरण के भी खेमा था। लेकिन तमाम खेमेबाजियों के बावजूद भी जदयू की जो आंतरिक राजनीति जहां जाकर शिफ्ट हो गई है, वो हो गई है निशांत कुमार के चेहरे पे। तो बड़े नेता हो या मंझले कद के नेता हो, सब लोग इस समय निशांत कुमार के पीछे आ चुके हैं, उनके चेहरे का जदयू की ताकत के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा जो करना है ये बता ही रहा है कि जदयू में नीतीश कुमार के बाद जो एक उत्तराधिकारी का जो संकट था या जो चेहरा था कि अब जदयू में कौन है, उसका जवाब जदयू देने का प्रयास कर रही है, और यही एक टसल है। लेकिन देखने वाली बात है कि आने वाले समयों में वो निशांत कुमार का जो नेतृत्व है वो कैसा होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अब जो चुनौती होगी वो बीजेपी से चुनौती होगी। जदयू का अब जो आने वाला जो समय है, जो राजनीतिक चुनौती होने वाला है, वो बीजेपी से ही होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि अब महागठबंधन में देखिए सबसे बड़ी जो बात यह है कि जो कांग्रेस की स्थिति है या फिर वहां जो ओवैसी की जो एक स्थिति है, अगर आप कल्पना करें कि नीतीश कुमार अगर इधर से उधर, नीतीश कुमार नहीं लेकिन नीतीश कुमार के बाद की जो जदयू की जो राजनीति है, आने वाले कुछ महीनों में अगर निशांत कुमार के नेतृत्व में कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो वो स्थिति वहां पे अब सामान्य नहीं है, क्योंकि खुद आरजेडी ही नहीं चाहेगी कि कोई ऐसी सरकार बने जिसमें उसके नजरों के सामने कांग्रेस को कुछ अच्छा स्पेस मिले, ओवैसी की पार्टी को कुछ अच्छा और प्रशासनिक स्पेस मिले।
क्योंकि भविष्य राजनीति में जो भविष्य की जो राजनीति होती है, इसकी चिंता भी आरजेडी को रहेगी, क्योंकि आरजेडी खुद अपने राजनीतिक मझधार में फंसी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 25 से 30 का कार्यकाल है, ये एनडीए का ही कार्यकाल है और इसमें बीजेपी प्रभुत्वशाली ही रहेगी। और यही कारण है, देखिए, जब से नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात आ रही है, तब से बीजेपी के भी बड़े नेता हों या जदयू के भी बड़े नेता हों, वो लगातार ये कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ये सरकार चलेगी, नीतीश कुमार की सहमति से ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री अपने स्वविवेक से तय करेगी और बिना किसी के मार्गदर्शन में ही बीजेपी का मुख्यमंत्री अपने निर्णयों से काम करेगा। उनके मार्गदर्शन के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, उसमें नीतीश कुमार का कोई स्पेस है ही नहीं। तो यही एक कारण है जिसके कारण अभी गुत्थियां सुलझ नहीं रही हैं। जैसे ही अगर सब कुछ समाप्त हो जाए तो देखिएगा कि नया मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी होगी, नीतीश कुमार का त्यागपत्र भी होगा। दीपक सर, जिस तरह से बीजेपी के लिए चुनौती की बात हो रही है, तो आनंद मोहन का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि नीतीश के हटने से बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि नीतीश का जो ओबीसी और महिलाओं के बीच मजबूत आधार है, उस पर उन्होंने कहा था। क्या नीतीश का सोशल कोलिजन बीजेपी के लिए रिप्लेस करना मुश्किल होगा? आपको क्या लगता है? ये बात तो सही है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद, देखिए, आपने चुनाव लड़ा था, नीतीश कुमार को आगे बढ़ाकर लड़ा था बिहार का चुनाव, और बिहार के चुनाव को जब आपने आगे बढ़ाकर लड़ा है तो उसमें आपको अच्छी संख्या मिली है। और नीतीश कुमार हमेशा 10 वर्षों 15 वर्षों से आपको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आपकी सीटों की संख्या बढ़ रही है। ये नीतीश कुमार की ही देन है कि नीतीश कुमार के साथ जब भी आप आए हैं, आपकी संख्या 54 से 74, 76, फिर आप देखिए 89, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार का सौभाग्य मिला है आपको। यही बात अभी जिस तरह से आनंद मोहन का बयान था, आनंद मोहन लगातार हमलावर हैं कि नीतीश कुमार छोड़कर न जाए, नीतीश कुमार के जाने से एनडीए को नुकसान होगा, और उनका जो तर्क है, मैं भी ये बात मानता हूं कि बहुत सारे महिला वर्ग में इस बात का दुख है, आक्रोश है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, और जा नहीं रहे हैं। वो समझ रही है कि नीतीश कुमार को जबरन हटाया जा रहा है, त्यागपत्र दिलाया जा रहा है। तो महिलाओं में इस बात का आक्रोश है, और इसमें दो मत नहीं कि नीतीश कुमार जब जाएंगे, और अगर नीतीश कुमार एनडीए को मजबूत करने की स्थिति में नहीं करेंगे तो बीजेपी को लॉस होगा। आनंद मोहन का कहना ये बात सही है, और आम लोग भी ये कह रहे हैं कि हमने तो वोट दिया था महिलाओं को, जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपलिफ्ट किया था महिलाओं को, जो 10,000 वाली योजना है, 2 लाख वाली, वो किया था। तो बीजेपी भी इस बात को समझेगी, और बीजेपी को अभी बहुत आगे बिहार के लिए आना है, उन्हें लोकसभा का चुनाव देखना है, उन्हें इसका क्या असर बंगाल पर होगा, इसका क्या असर आसाम पर होगा और अन्य राज्यों पर, तो ये सब तो देखना होगा। आनंद मोहन ने एक बात और बात कही थी कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अब देखिए इशारे में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब कार्यकारी की क्या जरूरत है, अब वो इंडिपेंडेंट काम करें, पार्टी को मजबूत करें, और नीतीश कुमार के मन में भी ये बात जरूर होगी कि आने वाले चुनाव तक हम अपनी पार्टी को और मजबूत करें। मगर मैं ये मानकर चलता हूं कि बीजेपी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी। लोग कहते हैं कि बीजेपी तोड़ देती है पार्टियों को, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारी जो लोग ये भी चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी और वो अपना अलग बहुमत बनाने की स्थिति में होंगे। बीजेपी की प्लानिंग बहुत शुरू से थी, अगर बीजेपी यहाँ सरकार बनाने के लिए आमादा नहीं होती तो राज्यपाल नहीं बदले जाते, राज्यपाल को बदलकर दूसरे राज्यपाल को लाया जाता, और जिस तरह से माहौल बना दिया गया नीतीश कुमार का, तो अब कोई शख्स सुबह नहीं तो उनका मुख्यमंत्री होगा। और ये बात सही है कि क्या ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंद होगी, इसमें मुझे भी डाउट है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी चौंकाती है नाम देकर, तो वो चौंका सकती है। आने वाले चुनाव में नीतीश एक फैक्टर हमेशा से रहे हैं, हमने शुरू काल से देखा है उनको कि वो किस तरह धीरे धीरे
बढ़ते बढ़ते एक ऐसी शख्सियत हुए, ऐसी शक्ति हुए, जो लालू प्रसाद ऐसे शख्सियत जिनका कहना था कि मेरे बैलेट से जीन निकलेगा, तो उनकी भी औकात को उन्होंने नाप दिया। तो ये कहने का बीजेपी इस बात को समझती होगी, और बीजेपी का जो चयन होगा मुख्यमंत्री का, वो जरूर नीतीश कुमार के सहमति से होगा। क्या नीतीश कुमार सहमत होंगे, इसमें दो मत नहीं कि नीतीश कुमार भी अंदर अंदर दुखी हैं। उनके चेहरे के हाव भाव और उनके जो बोलने का की अदा कहीं न कहीं गम दिखता है। और नीतीश कुमार अगर, हालांकि संजय गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत ही नॉर्मल वे में साइन कर दिया, वो गमगीन नहीं है, मगर उनके इन चेहरे को देखिए जो अशोक चौधरी हैं, वो किस तरह रो रहे हैं फूट फूट कर। तो कुछ कीजिए, अगर नीतीश कुमार को नहीं जाने देना है तो रोकिए। मगर हाँ, आनंद मोहन की बात से थोड़ा मैं सहमत जरूर हूं कि आने वाले दिनों में अगर ज्यादा छेड़छाड़ होगा तो बीजेपी को इसका चुनाव में नुकसान पड़ेगा। जी प्रियदर्शी सर, एक और चर्चा तेज है, कार्यकारी मुख्यमंत्री जैसे विकल्प पर चर्चा शुरू हो गई है, जो सत्ता परिवर्तन को चरणबद्ध तरीके से अंजाम देने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो क्या बीजेपी बिना टकराव के नीतीश कुमार से सत्ता हस्तांतरण करा पाएगी? क्या कार्यकारी सीएम का जो मॉडल है वो स्थायी समाधान फिलहाल बन सकता है? क्योंकि जिस तरह से पटना में बैठक हुई, कार्यकारी मुख्यमंत्री की चर्चा उस वक्त तेज हुई, तो नई सरकार के गठन तक नीतीश कुमार खुद भी कार्यकारी सीएम बने रह सकते हैं या किसी अन्य को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है? ऐसी भी चर्चा होने लगी। एक तरह से रणनीति ये बताई जा रही है कि नीतीश राज्यसभा जाकर दिल्ली में रहेंगे और नए लीडरशिप पर नजर रखेंगे। तो इस तरह से सीमित अधिकारों वाला कार्यकारी सीएम प्रशासन संभालेगा, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो क्या कार्यकारी सीएम के पास पर्याप्त अधिकार होंगे? क्या व्यवस्था राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा सकती है? क्योंकि बिहार में ही हम देखें तो कार्यकारी मुख्यमंत्री का इतिहास नया नहीं है। दीप नारायण सिंह की बात करें या सतीश प्रसाद सिंह जैसे उदाहरण पहले हमें मिल चुके हैं। तो निशांत कुमार की भूमिका को भी लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में पहले हम कार्यकारी मुख्यमंत्री को लेकर बात कर लेते हैं कि क्या ये भी एक संभावित हो सकता है, विकल्प है ये? जी मैडम, हो सकता है। कार्यकारी मुख्यमंत्री की भी बातचीत बिहार में हवा कार्यकारी मुख्यमंत्री को लेकर के भी बह रहा है कि कोई कार्यकारी मुख्यमंत्री हो सकता है। मैं आप ही के डिबेट में TV9 का डिबेट सुनता हूँ मैडम, उसमें बड़े बड़े लोग बैठते हैं, उन्हीं लोगों से ये भी चर्चा सुनी है और उसी के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। कार्यकारी मुख्यमंत्री का संविधान में कोई उस तरीके से प्रावधान नहीं है, विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन हाँ इतिहास रहा है कार्यकारी प्रधानमंत्री का भी, कार्यकारी मुख्यमंत्री का भी। तो उस हिसाब से बिहार में कार्यकारी मुख्यमंत्री हो सकता है, जो कि संवैधानिक संकट नीतीश कुमार के विधान परिषद के इस्तीफा देने के बाद पैदा हो गया है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कल की तारीख में चैलेंज कर सकता है कि नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए। तो वहां पर जो संवैधानिक संकट पैदा होगा, उस स्थिति में कार्यकारी मुख्यमंत्री बिहार में बनाया जा सकता है। मैत्रेयी जी। जी रामबंधु सर, जिस तरह से निशांत कुमार के रोल को लेकर चर्चा हो रही है, संभावना ये भी जताई जा रही है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिस तरह से अभी मतलब ऑलमोस्ट 15-20 डेज से हम देख रहे हैं कि निशांत कुमार को किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, इससे उनके भविष्य में लीडरशिप के रोल के लिए तैयार किया जा सकेगा। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से बीजेपी भी बड़े बदलाव से अभी बचना चाहेगी ताकि विपक्ष को गठबंधन पर सवाल उठाने का मौका ना मिले, और जिस तरह से चुनाव की भी बात है, 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसा कहा जा रहा है कि इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगी कि कोई नया नाम, जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर हम बात करें तो एक नया नाम सामने आया था सीएम फेस को लेकर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, कार्यकारी मॉडल बिहार में जो लीडरशिप ट्रांजिशन का नया ट्रेंड बनेगा? ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को लेकर के सुलह होगी और मुख्यमंत्री भी बनेंगे और वो बीजेपी के का ही मुख्यमंत्री होगा। निशांत कुमार की जहां तक भूमिका है वो डिप्टी सीएम को लेकर के हो सकती है। वो उनको सरकार में शामिल होने की खबरें उनके बारे में आ रही है। खासकर निशांत कुमार को
एक नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में जदयू के जो नेता हैं प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि डिप्टी सीएम बनना, डिप्टी सीएम का क्या महत्व होता है ये तो हर कोई जानता ही है, लेकिन कौन से मंत्रालय निशांत को मिलेंगे, क्या गृह मंत्रालय मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, तो ये सारे इस बिंदु पे आपस में पार्टी के अंदर बातचीत चल रही होगी। लेकिन निशांत कुमार अब जदयू को संभालेंगे या पोस्ट नीतीश निशांत कुमार के ही नेतृत्व में अब जदयू के सारे नेता आगे बढ़ने को तैयार है। ये एक बदलाव हुआ है जदयू के अंदर। पहले जो ललन सिंह हो, संजय झा हो, विजय चौधरी हो, इनमें और दूसरे नेता जैसे मनीष वर्मा हो, श्रवण कुमार हो, इन लोगों में एक सैद्धांतिक दूरी रहा करती थी। लेकिन अब जहां पे बातें आके शिफ्ट हो गई हैं वो निशांत कुमार के नेतृत्व को लेकर के, तो और चूंकि निशांत कुमार का ही वो चेहरा है, जिस चेहरे को लेकर के अब जदयू बीजेपी से बार्गेनिंग कर सकती है। क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला रहा है कि नीतीश के बाद जदयू को कौन देखेगा। ये इसलिए मसला है क्योंकि जब आप चुनाव में जाएंगे, विधायकों की बात आप छोड़ दीजिए, अभी तो सरकार है, बीजेपी के बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जो बीजेपी के पक्ष में हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे विधायक जदयू के प्रो बीजेपी हो चुके होंगे। ये कहना भी कोई जल्दबाजी या अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जब आप चुनाव में जाते हैं जहां पे फैसला वोटर करता है, तो बिहार में वोटरों का एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिसे न तो बीजेपी पसंद है न ही आरजेडी पसंद है, और उसी के कारण वो नीतीश कुमार के पास हमेशा, नीतीश कुमार चाहे जिधर भी जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, लेकिन उनका वोटर उनके नेतृत्व को लेकर के कभी भी अविश्वास नहीं करता था। और वो ऐसा नहीं है कि वो जिस जाति के हैं उसी जाति का वोटर, वो तो अति पिछड़ी जाति, लौकुश समाज एक जातिगत समीकरण का नेतृत्व करते थे। तो वो जो वोटर है, वो वोटर अगर नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार की ओर मुड़ गया तो यही जदयू की असली जीत होगी। अगर वो वोटर बिखर गया, कुछ बीजेपी में चला गया, कुछ में चला गया, तब तो फिर आरजेडी और बीजेपी आमने सामने नाप तोल है, वो चाहे जो भी हो, लेकिन जदयू हाशिए पे चली आई। तो इसलिए भी निशांत कुमार को एक लीडरशिप के रूप में, मंत्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको एक लीडरशिप में उभारना, और वही काम जदयू इस वक्त कर भी रही है। जी दीपक सर, जिस तरह से रामबंधु सर ने भी बोला कि जेडीयू हाशिए पे चली जाएगी, लेकिन एक तरह से हाल के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की अगर हम संख्या प्रबंधन की बात करें तो अपनी क्षमता दिखाई है बीजेपी, जिससे ये संकेत मिलता है कि पार्टी के पास राजनीतिक अर्थमैटिक को अपने पक्ष में करने की ताकत है। तो क्या बीजेपी बिहार में नंबर गेम के जरिए अकेले सरकार बना सकती है अगर कुछ भी मनमुटाव हुआ, या जिस तरह से एक तरह से सीएम फेस को लेकर ही या गृह मंत्रालय को लेकर ही बात नहीं बनी, तो क्या ये कदम भी उठा सकती है बीजेपी? देखिए, राजनीतिक में तो संभावनाएं, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, और राजनीतिक में जिस तरह से गोटियां बिछाई जाती हैं, ये जरूरी नहीं कि प्यादा ही पीछे और आगे भी बिछा सकती है। और आपने जो कहा कि अगर चाहेगी बीजेपी तो अकेले सरकार बनाएगी, ये टेम्पोररी अरेंजमेंट होगा, मगर जब वो चुनाव में जाएगी तो अकेले बीजेपी बिहार में चुनाव जीत नहीं सकती। बहुत प्रयोग किया है बीजेपी ने, मगर ऐसा उनको कोई फायदा नहीं मिला। और अगर भी आपने देखा तो वो हमेशा नीतीश कुमार को, जब तक नीतीश कुमार एक्टिव है, बिना उनके वो आगे जा नहीं पाएगी, बहुमत ला नहीं पाएगी बिहार में। जहां तक सरकार बनाने का है, तोड़ फोड़ करने का है, या स्वतः अगर कुछ लोग, बहुत लोग कहते हैं कि बीजेपी के कुछ लोग हैं वहां जो ये सारा चीज करा रहे हैं, तो वो पार्टी में टूट हो सकती है, मगर जब तक नीतीश कुमार है पार्टी में नहीं टूट होगी। और जहां तक अकेले सरकार बनाने की बात है, ये पॉलिटिकली हो सकता है, मगर अभी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार बनने का, जैसे कार्यकारी मुख्यमंत्री की बात है, जो मुझे नहीं लगता कि वाइबल है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूर बनाएगी एनडीए कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के हिसाब से काम होगा। नीतीश कुमार को कोई ऐसी जिम्मेवारी देगी जो पार्टी को लेके चलने की जिम्मेवारी होगी, वो एनडीए के कन्वीनर भी बना दिए जा सकते हैं। ये सारी संभावनाओं से मैं इनकार नहीं करता, और मुझे लगता है कि ये सारी बातें चल रही हैं। सत्ता तो बदलेगी, सत्ता नहीं बदलती तो अभी तक बहुत कुछ हो गया रहता। आपको याद है नीतीश कुमार ने जब जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाया था
और चीफ मिनिस्टर बनाया था, उस समय भी इसी तरह का आक्रोश और दुख हुआ था लोगों के, उनके पार्टी के लोगों का। और अंत में 9 महीने पूरे होते होते नीतीश कुमार फिर काबिज हो गए। नीतीश कुमार के बारे में ये कभी मत सोचा जाए कि वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए। आपने उनकी यात्राएं देखी, अभी समृद्धि यात्राएं, कितने जबरदस्त तरीके से उन्होंने समृद्धि यात्रा की। तो अब नीतीश कुमार किस लाचारी में त्यागपत्र दे रहे हैं, क्या मसला है, ये तो नीतीश कुमार और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व समझती है कि आखिर दोनों के बीच किस बात का समझौता हुआ, क्या आगे की रणनीति है। मगर आने वाले दिनों में बिहार में ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार विलुप्त हो जाएंगे। नीतीश कुमार बिहार में ही रह के, देखिए वो जाएंगे राज्यसभा, जरूर राज्यसभा में सदस्य होंगे, उनका क्या, वो आएंगे पटना में ही रहेंगे, उनके इशारों पर काम होगा। और इन दिनों वो निशांत कुमार को भी गाइडलाइन कर रहे हैं, ये भी खबर है और ये भी लोग बताते हैं कि अब निशांत कुमार को वो ट्रेंड कर रहे हैं कि कैसे पार्टी चलाया जाए। और निशांत कुमार के डिप्टी सीएम होने पर बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होगी, और विभाग क्या होगा ये भी तय तमन्ना हो चुका होगा, कहीं कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। नीतीश कुमार ऐसा है कि वो बाउंस बैक करते हैं, वो लौट जाते हैं। आपने देखा 43 से 85 पर पहुंच गए, आपने देखा कि नीतीश कुमार एक फैक्टर बनते रह गए। और जिस तरह से अभी चल रहा है, ये केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी की, वो डिसाइड कर लेगी कि व्हाट विल बी द रोल ऑफ नीतीश कुमार इन सेंटर, वो डिसाइड हुआ। और मुझे लगता है कि इनको एनडीए, ये किसी पद पर नहीं जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के बाद कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो और वो नरेंद्र मोदी के अंडर काम करे, वो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इन्हें एनडीए का एक बड़ा की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। और बिहार में फिर से जेडीयू अपने ग्राउंड लेवल पर काम करेगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने तो आज कहा कि उन्हें हटा दिया गया, और ये तो मैं पहले से भी कह रहा था, ये लोग बोलेंगे और सरकार भी चलेगी। हाँ, आने वाले दिनों में बहुत जो उदास हैं, जो दुखी हैं, वो आगे क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। प्रियदर्शी सर, जिस तरह से इस्तीफे से पहले हमने देखा कि सीएम आवास पर ललन सिंह, संजय झा और कई नेता मिले, बैठक किए, ये दर्शाता है कि निर्णय लेने में से पहले जो है वो लंबा राजनीतिक मंथन चला। जिस तरह से निशांत कुमार के रोल को लेकर, विभाग को लेकर भी चर्चा चल रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि कृषि विभाग उनको मिल सकता है, सहकारिता विभाग मिल सकता है, सड़क विभाग उनको मिल सकता है। किस तरह की बातें चल रही है और क्या खबर आपके पास है? कुछ मतलब वहां पे राजनीतिक गलियारों में कुछ तो चल रहा होगा कि विभाग का कैसे बंटवारा होने वाला है। देखिए, विभागों का बंटवारा तो एनडीए के बीच के दलों के बीच का मामला है, लेकिन हाँ, निशांत कुमार के लिए मंत्री पद ढूंढा जा रहा है कि कौन सा मंत्रालय इनको दिया जाएगा। जैसा आप कह रहे हैं, गृह दिया जाएगा, कृषि दिया जाएगा, सहकारिता दिया जाएगा, वो चीजें कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है कि इनको कौन सा मंत्रालय दे करके सेट किया जाए। हालांकि मैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये मानता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड के सामने संकट ये है कि अगर मुख्यमंत्री से हटने के बाद, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से हट जाते हैं, उसके बाद मंत्रालय में इस तरीके की भूमिका होगी। सिर्फ निशांत और बड़े कैनवस पर जनता दल यूनाइटेड सोच रही थी। उसमें जनता दल यूनाइटेड की सोच ये होगी कि गृह मंत्रालय किसके पास रहे, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तो वित्त किसके पास रहेगा? और सबसे बड़ी अड़चन जो है वो है बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर के, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन रहेगा? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि अगर हम मुख्यमंत्री नहीं रहे, हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो कम से कम एक की पोस्ट रहे विधानसभा का अध्यक्ष। क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई पोस्ट बन जाता है तो वो आज की तारीख में जिस तरीके से के बिहार की राजनीतिक सिनेरियो है, उसमें विधानसभा का अध्यक्ष है। क्योंकि अगर पार्टियां टूटती हैं, इधर उधर होती हैं,
तो फिर क्या होगा? वैसे में विधानसभा अध्यक्ष के पास विवेकाधिकार होता है, इनहेरेंट पावर होता है, और उस इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुछ भी कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत होती है। किसी पार्टी को तोड़ना हो, जोड़ना हो, और ये जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी वाली जो सरकार है, ये निश्चित तौर पर तलवार के धार पर चलेगी। तलवार के धार पर यूं चलेगी कि नीतीश कुमार की मर्जी से या बिना मर्जी से, नीतीश कुमार रिमोट से तो बिहार की सरकार को चलाएंगे ही चलाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार के रिमोट को बर्दाश्त करेगी या नहीं करेगी? और चूंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वैसी स्थिति में सत्ता पर उनका कमान ढीला पड़ेगा, निश्चित तौर पर ढीला पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी कमान को कसेगी। भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करेगी कि क्या बिना या ये प्रयोग करने की कोशिश जरूर करेगी, और वैसे आंकड़े भी हैं कि जोड़ तोड़ के आधार पर माइनस जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी सरकार चला सकती है। तो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से किनारे करने के बाद ये भी भारतीय जनता पार्टी 6 महीने 1 साल के बाद रिस्क लेगी या कसरत करती हुई नजर आएगी कि हम माइनस जनता दल यूनाइटेड सरकार चलाए? ये बड़ी चर्चा होगी आने वाले दिनों में। और जनता दल यूनाइटेड के पास भी मौका है, जो कि विपक्ष के जितने दल हैं सबों ने बिना शर्त एक तरीके से नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात कही है, जाने अनजाने। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास भी मौका होगा कि वो बिल्कुल। देश के अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस बीच बिहार का जो सत्ता समीकरण और संवेदनशील हो गया है। हमने चर्चा की, आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। सर रामबंधु सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दीपक सर बहुत शुक्रिया, प्रियदर्शी सर बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी बिहार की राजनीति में अभी जो फिलहाल चल रहा है उस पर हमने बात की, चर्चा की। आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।